बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अयूब खान और आप देख रहे हैं अयूब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने स्टडी करना है जो क्लास 10th का फिजिक्स है। फर्स्ट चैप्टर से ही हम स्टार्ट लेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन जिसको हम कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जो वो हमारा वाइब्रेटरी मोशन है वो डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो टर्म्स वाइब्रेटिंग मोशन से रिलेटेड हैं वो टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या आते हैं। साइकिल या वाइब्रेशन किसे कहते हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, और जो है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशन है। ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइब्रेटिंग मोशन किसे कहते हैं। वाइब्रेटिंग मोशन या ऑसिलेटरी मोशन किस चीज़ को कहते हैं हम देखें। क्लास 9 के फिजिक्स में हमने 3 तरह के मोशन पढ़े थे। मोशन के 3 टाइप्स पढ़े थे। पहला क्या होता था, ट्रांसलेशनल मोशन होता था, दूसरा रोटेटरी मोशन और तीसरा हमारा वाइब्रेटरी मोशन होता था। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट एज ए होल एक जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता था। और जो रोटेटरी मोशन होता था वो हमारा क्या होता था कि ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा होता था, एक एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है रोटेटरी मोशन में। और जो तीसरा टाइप है वाइब्रेटरी मोशन या जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन के आगे और पीछे हरकत करता है। वाइब्रेटरी मोशन के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जिस तरह ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा होता है, या जो है गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। पेंडुलम होता है वो वाइब्रेट कर रहा होता है। और जो अगर आप स्प्रिंग के एक एंड पे कोई मास बांधे और इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करें तो वो जो मास है वो आगे और पीछे हरकत करता रहेगा एक मीन पोजीशन के अबाउट। तो ये क्या है, ये हमारे वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन किस चीज को कहते हैं, किस पोजीशन को कहते हैं, जिस पोजीशन के आगे और पीछे ऑब्जेक्ट हरकत करता है उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। तो स्टार्ट करते हैं वाइब्रेटरी मोशन के डेफिनेशन से। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। होता है क्या है वाइब्रेटरी मोशन, द बैक एंड फोर्थ मोशन, द बैक एंड फोर्थ motion of an object about its mean position। मीन पोजीशन के आगे और पीछे हरकत को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जिस तरह लेट सपोज हमारे पास है एक पेंडुलम, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक थ्रेड होता है, एक धागा होता है, और इसके एक एंड पे हम मास को बांधते हैं। लेट सपोज एम हमारे पास मास है, इसको हम बांधते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको डिस्प्लेस करके किसी एक पोजीशन पे आके इसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, लेट सपोज इसको हमने यहां से डिस्प्लेस करके यहां पे ले आया। ठीक है, लेट सपोज इस मास को हमने यहां से यहां पे ले आया। ठीक है, तो क्या होगा कि हमने फोर्स अप्लाई करके यहां तक तो ले आया, लेकिन इसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो इसको वापस अपने मेन पोजीशन की तरफ ले आएगा। मेन पोजीशन किस पोजीशन को कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको भी हम नाम देते हैं। जिस पोजीशन के आगे और पीछे ये मास जो ये वाइब्रेट करेगा उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। या वो पोजीशन जिसमें क्या होता है, ये आखिर में आके रुक जाता है, ये इस तरह वाइब्रेट करते करते जो आखिर में आके रुक जाता है ना, तो जिस पोजीशन में रुकता है उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन या स्टेबल पॉइंट कहते हैं या मेन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, मेन पोजीशन हम किस पोजीशन को कहते हैं, यहाँ पे होगा, हाँ, मेन पोजीशन किस पोजीशन को कहते हैं, जिस पोजीशन पे जो वाइब्रेशन है वो आखिर में आके जब रुकता है, तो जिस पोजीशन में वो रुकता है ना उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मेन पोजीशन। इसका दूसरा नाम इक्विलिब्रियम पोजीशन या स्टेबल पॉइंट भी है। तो क्या होगा कि हम अगर मास को डिस्प्लेस करके यहां से यहां तक ले आए तो ये वापस अपने मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जब वापस आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे मेन पोजीशन पे आके ये रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से ये मजीद आगे आ जाएगा। ठीक है,
इनर्शिया की वजह से ये वापस आके यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि इससे भी आगे जाके लेट सपोज आगे आके यहाँ पे आगे ये रुकता है। लेट सपोज ये m यहाँ पे आ गया, ये मास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये वापस मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा और मेन पोजीशन से इनर्शिया की वजह से ये मजीद आगे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा और इनर्शिया की वजह से और डिस्टेंस ये ट्रेवल करके लेट्स सपोज इस पोजीशन पे आ जाता है। तो इस पोजीशन को हम पोजीशन ए का नाम देते हैं और इसको ओ, इसको बी का नाम देते हैं, ठीक है। इन पोजीशंस को, इक्विलिब्रियम पोजीशन को हमने ओ का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमने मास को यहां से डिस्प्लेस किया, ठीक है, पोजीशन बी तक ले आया। पोजीशन बी में ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस अपने पोजीशन तक आने की कोशिश करेगा और यहाँ आके पोजीशन ओ में भी ये रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से ये वापस ये जो है और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पोजीशन ए तक आ जाएगा और पोजीशन ए में ये वापस पोजीशन ओ तक आने की कोशिश करेगा और यहाँ आकर इनर्शिया की वजह से वापस बी तक आ जाएगा। तो ये इस तरह आगे और पीछे हरकत करता रहेगा। तो इस तरह के मोशंस को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन समझ में आ गया। और तो दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, साइकिल या वाइब्रेशन, साइकिल या वाइब्रेशन। साइकिल या वाइब्रेशन किस चीज को कहते हैं हम, ए कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम क्या कहते हैं, साइकिल या वाइब्रेशन कहते हैं। ए कंप्लीट राउंड ट्रिप, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से जर्नी स्टार्ट करता है, पोजीशन ओ से गुजरते हुए पोजीशन बी तक आ जाता है, लेकिन बी से वापस जब ए तक आता है ना, तो ये होता है ए कंप्लीट राउंड ट्रिप, ठीक है। ए कंप्लीट राउंड ट्रिप, इसको हम कहते हैं वन साइकिल या वन वाइब्रेशन, ठीक है। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से अपना जर्नी स्टार्ट करता है, पोजीशन ओ को क्रॉस करते हुए पोजीशन बी तक आता है, बी से वापस जब ए तक पहुंचता है ना, तो ये जो सफर इसने तय किया इसको हम क्या कहते हैं, वन साइकिल या वन वाइब्रेशन, ठीक है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप is called one cycle or one vibration is called one cycle or one vibration। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वन साइकिल कहते हैं या वन वाइब्रेशन। लेट्स सपोज पोजीशन ए से बी, बी से जब ए तक आता है तो वन वाइब्रेशन, अगर ये दो बार हो जाता है तो टू वाइब्रेशन, तीन बार हो जाता है तो थ्री वाइब्रेशन, थ्री साइकिल, इस तरह होते रहते हैं, ठीक है। और जो तीसरा हमारा टर्म क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको कहते हैं, तीसरा जो हमारा टर्म है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस चीज को कहते हैं, हम किस टाइम को कहते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, जितना टाइम वो ऑब्जेक्ट ले लेता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। जिस तरह हमने यहाँ पे साइकिल या वाइब्रेशन की एग्जांपल दे दी कि ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से बी तक आता है, बी से वापस ए तक, तो वन वाइब्रेशन कंप्लीट होता है। और जो वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है ना, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। द टाइम पीरियड किस टाइम को कहते हैं हम, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन या वन साइकिल, ठीक है। वो टाइम जो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए यूज होता है, रिक्वायर्ड होता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और इसको डिनोट क्या किस लेटर से कहते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल टी, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट हमारे पास क्या होगा, यूनिट होगा सेकंड, ठीक है। सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड, तो टाइम पीरियड का यूनिट भी सेकंड। टाइम पीरियड समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी किस चीज को कहते हैं हम? एक सेकंड के अंदर जितने वाइब्रेशंस होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड के अंदर जितना वाइब्रेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेट सपोज पोजीशन ए से बी, बी से जब ए तक आता है तो 1 वाइब्रेशन होता है, और जितना टाइम लगाता है उसको टाइम पीरियड कहते थे हम। लेकिन एक सेकंड के अंदर जितने वाइब्रेशंस होते हैं ना, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेट सपोज एक सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया और यहां से यहां तक आया, तो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ एक सेकंड के अंदर, तो 1 हर्ट्ज, और हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, आगे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1 हर्ट्ज हो गई। अगर एक सेकंड के अंदर इसने 2 वाइब्रेशन कंप्लीट किए तो 2 हर्ट्ज। अगर एक सेकंड के अंदर इसने 3 वाइब्रेशन कंप्लीट किए तो 3 हर्ट्ज बनता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? number of vibrations in 1 second। एक सेकंड के अंदर जितने भी वाइब्रेशन होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? साइकिल पर सेकंड, मींस के या वाइब्रेशन पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितना साइकिल होता है, कितना वाइब्रेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और साइकिल पर सेकंड को हमने नाम दिया है हर्ट्ज का। ठीक है, यूनिट क्या है इसका? यूनिट क्या है? हर्ट्ज। एचजेड से हम इसको डिनोट करते हैं, एचजेड से डिनोट करते हैं हर्ट्ज को। ठीक है, और हर्ट्ज किसके इक्वल होता है? 1 साइकिल इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर एक साइकिल होता है तो वो 1 हर्ट्ज होता है। ठीक है, 1 हर्ट्ज किसके इक्वल होता है? एक सेकेंड के अंदर अगर एक साइकिल होता है तो 1 हर्ट्ज। एक सेकेंड के अंदर अगर 2 साइकिल होते हैं तो 2 हर्ट्ज। एक सेकेंड के अंदर 3 साइकिल्स होते हैं तो 3 हर्ट्ज। इस तरह ये हर्ट्ज जो है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। और जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टर्म है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट किस चीज को कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट के पोजीशन से लेकर मेन पोजीशन तक का जितना भी लेंथ है ना, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट के पोजीशन से लेकर मेन पोजीशन तक के लेंथ को क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। लेट सपोज हमने मेजर किया, ऑब्जेक्ट यहां पे है। ठीक है, मास लेट सपोज यहां पे इस पोजीशन पे है। ठीक है, हमने इसको रोका, ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक का लेंथ जो होता है ना, ये लेंथ, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन से लेकर मेन पोजीशन तक का जितना भी लेंथ होता है ना, उस लेंथ को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। लेट सपोज ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो यहां से लेकर मेन पोजीशन तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इस लेंथ को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन से लेकर मेन पोजीशन तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। द लेंथ बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से लेकर ऑब्जेक्ट के पोजीशन तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। लेट सपोज ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये है, मेन पोजीशन ये है, तो इन दो पोजीशंस के दरमियान का जो फासला होता है, जो लेंथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट चूंकि लेंथ होता है, इसलिए इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर होगा। यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? मीटर होगी। ठीक है, मीटर, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड
और एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। मेन पोजीशन से लेकर जितना भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी ना उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और ये पहली बार ही होता है जब हम इसको मोशन में ले आते हैं ना, तो ये आगे और पीछे हरकत करता रहता है और क्या होता है, इसके जो एम्पलीट्यूड है ये कम होता जाता है, आखिर में रुक जाता है। तो शुरू में जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ना, जो शुरू में सबसे ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेन पोजीशन से लेकर जितना भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं ना वो ऑब्जेक्ट, उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या है, और एम्पलीट्यूड को हम एक्स नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स नॉट से डिनोट करते हैं। और ये और इसकी डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से जितना भी ज्यादा फासला तय करता है ना ऑब्जेक्ट, तो उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को हम एक्स नॉट से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड भी हमारे पास लेंथ ही होता है, तो इसका यूनिट भी हमारे पास क्या होगा, मीटर ही होगा। यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड का यूनिट भी मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं हम, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। मेन पोजीशन से जितना भी ज्यादा फासला होगा ना उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड कब होता है, शुरू में जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है ना ऑब्जेक्ट उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। उसके बाद तो ये जो है डिस्टेंस कम होती जाती है और आखिर में रुक जाती है। तो शुरू में जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम लेंथ मेजर करें मेन पोजीशन से उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और दोनों की यूनिट मीटर ही होती है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ठीक है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अपोजिट है, ठीक है। मीन से अगर फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा तो उसका टाइम पीरियड कम होगा, और अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा ऑब्जेक्ट का तो उसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। और इसका इक्वेशन यू बनेगा, t = 1 आवर f, ठीक है। टाइम अगर इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होता है तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। इसको हम, ये रिलेशन है इन दोनों के बीच, टाइम पीरियड = 1 आवर फ्रीक्वेंसी, t = 1 आवर f। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आप टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन के जरिए, ठीक है। इसको हम रीअरेंज करके यूं भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी = 1 आवर t। मीन्स आपको टाइम पीरियड दिया गया हो तो आप उसको 1 से डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो रिलेशन है हमारे पास। अगर आपको टाइम पीरियड दी गई है तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आप टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। हमने कुछ टर्म्स सीखे, वाइब्रेटरी मोशन, साइकिल, वाइब्रेशन किस चीज को कहते हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन। आई थिंक यहाँ तक आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी किसी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।